अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आज हम लेक्चरशिप प्रिपरेशन के लिए टेस्ट नंबर 5 की डिस्कशन करेंगे। टेस्ट नंबर 5 था गैसेस एंड सॉलिड चैप्टर से। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम। ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन एंड अमोनिया। तो मैक्सिमम जो डेविएशन है आइडियल गैस से वो होगी अमोनिया की। ठीक है, बेसिकली जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होंगी, ठीक है, उतना ज़्यादा डेविएशन होगी, गैस उतना ज़्यादा डेविएट करेगी आइडियल बिहेवियर से। ठीक है, अब अमोनिया क्योंकि क्या है, ये पोलर गैस है, ठीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, तो इस वजह से बाकियों की निस्बत जो है ये ज़्यादा डेविएशन शो करेगी फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, विच मेथड इम्प्लॉयड जाउल थॉम्सन इफेक्ट एज द बेसिस फॉर लिक्विफिकेशन। अब जाउल थॉम्सन इफेक्ट जो है ये अप्लाई होता है लेंस मेथड में। ठीक है, लेंस मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस जो है इसमें जाउल थॉम्सन इफेक्ट अप्लाई होता है। जाउल थॉम्सन क्या कहता है, जाउल थॉम्सन इफेक्ट कहता है कि अगर गैसेस को सडन एक्सपेंड किया जाए तो उससे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहले तो गैस को कंप्रेस किया जाता है, ठीक है, हाई प्रेशर पे, और फिर उसको कोल्ड पाइप से गुजारा जाता है ताकि हीट ऑफ कंप्रेशन को रिमूव किया जा सके। ठीक है, फिर क्या होता है कि स्पाइरल ट्यूब के थ्रू एक बहुत ही क्लोज ओपनिंग से गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एक्सपेंड किया जाता है। ठीक है, जब गैस जो है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर में जाती है तो उस दौरान क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसके नतीजे में गैस जो है वो लिक्विफाई होती है। ठीक है, तो जाउल थॉम्सन इफेक्ट इम्प्लाई होता है लेंस मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वेरीज विद डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसका डेंसिटी के साथ जो रिलेशन है वो क्या है। ठीक है, वो रिलेट करती है इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, यहाँ ज़रा देखिएगा हमारे पास जो काइनेटिक इक्वेशन है वो क्या है, पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 mn सी बार स्क्वायर। सी बार स्क्वायर लिखते हैं या फिर यू स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, अब ये जो है m और n, कैपिटल N, अगर हमारे पास 1 मोल हो तो फिर क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो फिर हमारे पास m इंटू एन ए किसके इक्वल आता है, ये गैस के मोलर मैस के इक्वल आता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ज़रा देखिएगा क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे पी वी इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल M सी बार स्क्वायर। अब यहाँ से ज़रा देखिएगा, अगर हम सी बार स्क्वायर को एक साइड पे लें तो दूसरी तरफ हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 3PV ओवर कैपिटल M। अब मैं क्या करता हूँ, इस वॉल्यूम को डिनोमिनेटर के से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास M ओवर V क्या बन जाएगा, ये डेंसिटी बन जाएगी। ठीक है, अब जब आप अंडर रूट लेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट लेने से ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है, तो यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो ज़रा देखिएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आएगा रिलेशन 1/d अंडर रूट। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3p है तो वो क्या है, कांस्टेंट होंगे, तो हमारे पास ये रिलेशन प्रोपोर्शनल में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ गैस इनिशियली एट 27 डिग्री इज हीटेड अप टू 327 डिग्री सेल्सियस, इट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल बी। अब एक गैस जो है उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं 27 डिग्री से 327 डिग्री तक, तो इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमने बतानी है। ठीक है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं कि क्या होगी, डबल होगी, 4 टाइम इंक्रीज़ होगी, 300 टाइम इंक्रीज़ होगी, या 327 टाइम्स इंक्रीज़ होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन है टेम्परेचर 27 डिग्री है, तो आपने क्या करना है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसमें 273 ऐड कर दें तो कितना आंसर आएगा, 300 केल्विन। दूसरा हमारे पास जो है टेम्परेचर वो कितना है, वो हमारे पास है 327 डिग्री।
अब 327 डिग्री में भी 273 ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ये आएगा हमारे पास 600 केल्विन। इसका मतलब है कि केल्विन में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ किया है 300 केल्विन से 600 केल्विन। ठीक हो गया। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो 27 डिग्री या 300 केल्विन पे काइनेटिक एनर्जी थी वो थी E1। ठीक है, उसे हम E1 कह देते हैं। ये होगी एट 27 डिग्री। और हम सपोज करते हैं, ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है E के। और हमने क्या फाइंड करना है, हमने E2 फाइंड करना है जो कि होगी एट 327 डिग्री। ठीक हो गया। अब बहुत ही सिंपल फार्मूला है, जो काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि वो टेम्परेचर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस वजह से हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, वो बनेगा E1 ओवर E2 इज इक्वल टू T1 ओवर T2। अब हमारे पास E1 हमने सपोज किया था कितना है, E1 हमने सपोज किया था कि वो है E। T1 जो है ये कितना था, ये था 300। और T2 कितना था, ये था 600। ठीक है, तो यहाँ से हमने E2 फाइंड करना है। तो E2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, E2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू E। इसका मतलब है कि जब हम 27 डिग्री से 327 डिग्री टेम्परेचर राइज करेंगे, गैस को हीट करेंगे, तो क्या होगा, उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस इज। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, Z इक्वल्स टू PV ओवर nRT। अगर हम आइडियल गैस के लिए PV और nRT की रेशो फाइंड करें तो आंसर हमारे पास आता है 1। तो आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी जो है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, यूनिटी होती है। ठीक है, जबकि रियल गैसेस जो हैं उनके लिए Z की वैल्यू क्या होगी, या तो 1 नहीं होगी, ठीक है, या तो 1 से ग्रेटर होगी या 1 से लेस होती है। ठीक है, तो ये एक क्राइटेरिया है आइडियल गैस को चेक करने का। अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 है तो गैस आइडियल है, और अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 नहीं है तो फिर क्या होगा, गैस नॉन आइडियल। अब इस फॉर्मूला में देखें कि यहाँ पे अगर प्रेशर आप इंक्रीज़ करते हो तो Z इंक्रीज़ होता है, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो Z क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो इस वजह से कहा जाता है कि जो गैसेस हैं वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फॉर 1 मोल ऑफ गैस द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय। अब 1 मोल गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, वो है E इज इक्वल टू 3/2 RT। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, ये है 3/2 nRT। जब n की वैल्यू 1 लगाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3/2 RT। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, 8 ग्राम्स ऑफ ईच ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एट 27 डिग्री विल हैव टोटल काइनेटिक एनर्जी इन द रेशो। हमने रेशो, अब इसका ज़रा सोल्यूशन देखिएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है गिवन टेम्परेचर पे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 3/2 nRT। ठीक है, अब हमारे पास दोनों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के 8-8 ग्राम्स हैं। तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 8/32, और हाइड्रोजन के कितने होंगे, 8/2। ठीक है, हमने क्या करना है, मैस को इनके मोलर मैस से डिवाइड करना है। अब हम दोनों गैसेस के लिए क्या करते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यूज़ है उसके रेशो फाइंड करते हैं। ठीक है, हम ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे 3/2 nRT, और इसी तरह हाइड्रोजन के लिए भी। अब देखिएगा कि 3/2 कैंसिल हो जाएगा, RT भी कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, जस्ट नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब यहाँ ज़रा देखें कि हमने क्या किया था, O2 के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए थे, कितने थे वो, 8/32। हाइड्रोजन के कितने थे, हाइड्रोजन के फाइंड किए 8/2। तो ये कैंसिल कर दें तो ज़रा देखिएगा हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/16। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द फ्री पाथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स बिटवीन टू वॉल्स ऑफ द कंटेनर, या फिर आफ्टर कोलिजन। तो जो फ्री पाथ होता है, ठीक है, ये डिस्टेंस है दैट ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के दरमियान जो गैस मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करते हैं उसे क्या कहा जाता है, फ्री पाथ कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखें, द रियल गैसेस शो नियरली आइडियल बिहेवियर एट। अब याद रखिएगा कि गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करेंगी लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, और नॉन आइडियल बिहेवियर जो है वो शो करेंगी हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये रियल गैसेस के हवाले से क्वेश्चन था कि आइडियल बिहेवियर कब शो करेंगी, तो आंसर क्या है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अब बेसिकली होता क्या है, जब प्रेशर हाई होगा गैस मॉलिक्यूल क्लोज होंगे, ठीक है, टेम्परेचर लो होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से गैसेज जो हैं वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इसी तरह जब हाई टेम्परेचर होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो जो चांसेस होंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस के डेवलप होने के वो कम हो जाएंगे, ठीक है। और आइडियल गैस जो है उसमें तो पहले ही मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, तो इस वजह से गैसेज जो हैं वो लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। अब हमने इसकी रेशियो बतानी है, ठीक है। इस तरह देखिएगा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2RT/m होल अंडर रूट, और एवरेज वेलोसिटी का क्या है, 8RT/πm होल अंडर रूट, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 3RT/m होल अंडर रूट। अब ज़रा यहाँ से देखिएगा कि अगर हम क्या करें, इन तीनों को RT/m से डिवाइड कर दें तो हमारे पास पीछे क्या बचेगी, रेशो बचेगी 2 अंडर रूट, ठीक है, रेशो 8/पाई होल अंडर रूट, रेशो 3 अंडर रूट। तो इनका जब आंसर निकालते हैं तो हमारे पास जो रेशो आती है वो क्या है, वो आती है 1.414, 1.596 एंड 1.732। अब हमने क्या करना है, इसको 1.414 से डिवाइड करना है, तो फाइनल हमारे पास जो रेशो आएगी, सिंपलेस्ट रेशो वो क्या होगी, वो होगी 1:1.128 रेशो 1.224। सो करेक्ट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ सर्टेन गैस एट 27 डिग्री इज 0.3 मीटर पर सेकेंड, इट्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट 927 डिग्री सेल्सियस इज। अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी है, 0.3 मीटर पर सेकंड है, किस टेम्परेचर पे, 27 डिग्री पे, और हमने 927 डिग्री पे बतानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है। तो सबसे पहले तो टेम्परेचर को आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है। 27 डिग्री 300 केल्विन के इक्वल है, और 927 डिग्री 1200 केल्विन के इक्वल है, जिसमें आप जस्ट क्या करेंगे, 273 ऐड करेंगे। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, C1/C2 इज इक्वल टू T1/T2। अब हमने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ लगानी है। अब हमारे पास T1 कितना है, हमारे पास T1 जो है वो था 27 डिग्री यानी 300 केल्विन, और T2 कितना था, वो हमारे पास 1200 केल्विन, ठीक है। C1 गिवन है, C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू है 0.3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो देखिएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 0.3, इधर आ जाएगा C2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आता है वो क्या आएगा, ज़रा देखिए, C2 की वैल्यू आ जाएगी 0.6 मीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, द यूनिट इन विच सरफेस टेंशन इज मेजर्ड। सरफेस टेंशन को मेजर किया जाता है डाइन पर सेंटीमीटर में, ठीक है। करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, बी ऑप्शन है। ये CGS सिस्टम में है, ठीक है। अगर हम SI यूनिट की बात करें तो सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर स्फीरिकल इन शेप, इट इज़ ड्यू टू। तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो हैं वो स्फीरिकल होते हैं, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न है देयर टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है। बेसिकली जो ड्रॉपलेट्स हैं वो स्फीरिकल होते हैं, किस वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। सरफेस टेंशन में क्या होता है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली बाइंड होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम रहेगा, ठीक है।
क्योंकि तमाम जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ बाइंड होंगे और नतीजतन क्या होगा, जो ड्रॉपलेट है वो स्फीरिकल शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर था देयर टेंडेंसी टू अक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ पे भी मिनिमम सरफेस एरिया आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, स्टीम काजेज स्वेयर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर, इट इज़ ड्यू टू। अब बॉइलिंग वाटर की निस्बत जो स्टीम है, ठीक है, उसका जो बर्निंग सेंसेशन है वो ज़्यादा है। इसकी रीज़न है ड्यू टू हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, स्टीम विल प्रोड्यूस मोर स्वेयर बर्न्स देन बॉइलिंग ऑफ वाटर बिकॉज स्टीम हैज़ मोर एनर्जी देन वाटर ड्यू टू इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड एडिशनली लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो स्टीम की जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। इस वजह से जो स्टीम है इट काजेज स्वेयर बर्न्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, द लिक्विड क्रिस्टल्स ऐप। अब लिक्विड क्रिस्टल जो है ये एक टर्बिड स्टेट है जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करने से बनती है। जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट किया जाता है तो वो बिल्कुल क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होने से पहले एक टर्बिड लिक्विड फेज से गुजरते हैं जिसे लिक्विड क्रिस्टल्स कहा जाता है। ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लिक्विड से भी कुछ मिलती हैं और कुछ क्रिस्टल से भी मिलती हैं। ठीक है, ज़रा देखिएगा सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज़ में कौन सी है, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एनआइसोट्रॉपी, ठीक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह। और लिक्विड की तरह की इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, फ्लूइडिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। ठीक है, इसके अलावा जो है लिक्विड क्रिस्टल्स दे हैव क्लाउडी अपीयरेंस। ठीक है, जिसका मतलब क्या है, विच मीन्स दैट दे कैन स्कैटर लाइट इन मच द सेम वे एज कोलाइड्स सच एज मिल्क। ठीक है, जिस तरह कोलाइड्स जो हैं वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, इसी तरह लिक्विड क्रिस्टल्स में भी लाइट स्कैटरिंग एबिलिटी होती है। और लिक्विड क्रिस्टल्स क्या है, एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो है लिक्विड क्रिस्टल्स आर सब्जेक्ट टू थर्मल एक्सपेंशन। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़ लिक्विड से मैच करती हैं, कुछ सॉलिड से। तो इसका करेक्ट आंसर जो है द फ्लूइडिटी ऑफ अ लिक्विड एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉलिड। ठीक है, सो सी ऑप्शन जो है करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, अकॉर्डिंग टू गैस रुजाक्स लॉ फॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस। तो गैस लुजाक लॉ जो है ये रिलेशनशिप देता है प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान। इस लॉ के मुताबिक प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जब हम प्रोपोर्शनल ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट लगाएंगे तो हमारे पास P ओवर T जो है ये कांस्टेंट आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हों तो फिर क्या होगा, P1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर T2। सो करेक्ट आंसर जो है ये ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, द क्लेयन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गैस इज। अब गैस की जो क्लेयन फ्रीक्वेंसी है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब जरा देखिएगा क्लेयन फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, द रेट ऑफ क्लेयन बिटवीन टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम एंड गिवन वॉल्यूम में जब दो एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक दूसरे से टकराते हैं तो रेट ऑफ क्लेयन क्या कहलाता है, क्लेयन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको जेड से डिनोट किया जाता है और इसका जो यूनिट है वो क्या है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, द वैल्यू ऑफ गैमा। ठीक है, द स्पेसिफिक हीट रेशो फॉर अ मोनो अटोमिक गैस इज। ठीक है, मोनो अटोमिक गैस के लिए हमने बताना है कि गैमा स्पेसिफिक हीट रेशो किसके इक्वल है। अब ज़रा देखिएगा गैमा इक्वल होता है CP ओवर CV। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी रेशो को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट रेशो। अब यहाँ ज़रा देखिएगा CV जो है ये इक्वल होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू R/2, R/2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब क्योंकि हमारे पास मोनोटॉमिक गैस है तो मोनोटॉमिक गैस में क्या होगा, जस्ट एक एटम होगा और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 3। ठीक है, मोनोटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 3। तो इसका मतलब है हमारे पास CV किसके इक्वल आ जाएगा, CV आएगा 3R/2 के इक्वल। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास जो है एक रिलेशन है CP माइनस CV इज इक्वल टू R। अब यहाँ से हम अगर CP फाइंड करना चाहें तो क्या आएगा, CP किसके इक्वल आ जाएगा, CP इक्वल आ जाएगा CV प्लस R के। ठीक है, अब CV की हमने अभी फाइंड की थी, CV की वैल्यू क्या है,
CV की वैल्यू है 3R/2, तो 3R/2 प्लस R ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 5R/2 के, 5R/2। अब हमने क्या करना है, हमने ये रेशो फाइंड करनी है। ज़रा देखिएगा, CV हमारे पास क्या है 3R/2 और CP क्या है 5R/2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा, CP क्या था 5R/2 और इधर क्या है 3R/2, तो ये जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा 5/3। अब 5/3 की रेशो निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये आता है 1.66, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज डैश टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट जो है ये वॉन डेर वाल ने दिया था, ठीक है। वॉन डेर वाल ने जब जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT में करेक्शन की तो वहाँ पे इसने एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का जिक्र किया था, ठीक है। अब एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है ये गैस मॉलिक्यूल्स के एक्चुअल वॉल्यूम की निस्बत 4 गुना होता है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल ये गैस का अपना वॉल्यूम है, तो ये गैस मॉलिक्यूल जो है ये कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करती है कि इसके इर्द गिर्द कोई और एटम या मॉलिक्यूल नहीं होगा, तो 4 टाइम्स, ठीक है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ जरा देखिएगा, ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है ये 4 टाइम है एक्चुअल वॉल्यूम के। व्हेन 2 मॉलिक्यूल अप्रोचेज ईच अदर, ईच मॉलिक्यूल इफेक्टिवली एक्सक्लूड्स अ वॉल्यूम दैट इज ट्वाइस इट्स ऑन रेडियस इन एवरी डायरेक्शन। हर मॉलिक्यूल क्या करता है, उसके हर तरफ क्या होगा, उसके रेडियस से दुगना, ठीक है, वॉल्यूम एक्सक्लूड होगा, यानी वहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, गैस ए डिफ्यूजेस ट्वाइस एज फास्ट एज अनदर गैस बी, यानी गैस बी की निस्बत जो गैस ए है वो ट्वाइस फास्टर है, ठीक है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो दुगना है। इफ़ द वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस ए इज़ 2, ए की वेपर डेंसिटी कितनी है 2 है, तो हमने बी का मॉलिक्यूलर मास बताना है। अब सबसे पहले तो है कि हमें वेपर डेंसिटी दी हुई है ए की, तो हम इसका मोलर मास फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। मोलर मास ए का कितना होगा, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। वेपर डेंसिटी कितनी है 2 है, तो इसका मतलब है ए का मोलर मास कितना होगा 4 होगा, ठीक हो गया। सेकेंडली हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला होता है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। अब हमारे पास क्योंकि दो गैसेज हैं RA और RB, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, RA ओवर RB इज इक्वल टू MB ओवर MA, ठीक है। अब जो A है वो ट्वाइस डिफ्यूज़ कर रही है एज़ कम्पेयर टू गैस B, ठीक है। हम सपोज करते हैं कि गैस B जो है इसके रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो R है, तो RA का रेट ऑफ डिफ्यूजन फिर क्या होगा, वो होगा 2R। हमने अभी फाइंड किया था मोलर मास ए का, कितना था 4 था, ठीक है। ये R कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे जस्ट क्या रह जाएगा, हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा 2। अब हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ स्केयर लेते हैं। जब दोनों तरफ स्केयर लेंगे, ठीक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, ये 4 दूसरी तरफ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास MB की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 16, ठीक है। तो जो मोलर मास है गैस B का वो क्या है 16, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट रिलेशन है, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है इसका ज़रा फॉर्मूला देखिएगा क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3RT ओवर M, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब PV किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है nRT के। अगर हमारे पास गैस का 1 मोल हो तो PV किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा RT के। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे RT की जगह क्या लिख सकते हैं, RT की जगह हम PV लिख सकते हैं, ठीक है। ओके हो गया। तो इसका मतलब है पहला ऑप्शन भी करेक्ट है और दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। अब इसी तरह अगर हम क्या करें, इस V को उठा के कहाँ ले आए, नीचे ले आए, तो ये M ओवर V क्या बन जाता है, डेंसिटी। तो इसका मतलब है सी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो जब तीनों ऑप्शन करेक्ट है तो ऑल ऑफ दीज जो है वो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 22 देखें, इन अ क्लोज फ्लास्क ऑफ 1 लीटर 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री टू 327 डिग्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, हम क्लोज फ्लास्क है और टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं 27 से 327 डिग्री। ठीक है, तो हमने बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, रेट ऑफ कोलिजन भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस इंक्रीज़ नहीं होते। सो डी ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, इन वांडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर ए नॉन आइडियल गैस द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल इज गिवन बाय। ठीक है, वांडर वाल इक्वेशन जो है, ठीक है, वो हमने बतानी है कि जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है? वो इक्वल होती है ए एम स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर के। ठीक है, ज़रा देखिएगा हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था? वो था पी प्लस ए एम स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इन इज इक्वल टू एन आर टी। ये हमारे पास क्या थी? वॉन्डर वाल इक्वेशन। अब इसमें ए एम स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर क्या है? दिस इज द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैस मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से जो आइडियल प्रेशर में कमी आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखें, विद राइज इन टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड। टेम्परेचर के राइज करने से सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, अगर जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की थर्मल मोशन जो है वो इन्हांस करती है, इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो क्या होती हैं? रिड्यूस होती हैं। जब कोहेसिव फोर्सेस रिड्यूस होंगी तो सरफेस टेंशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज अ मेजर ऑफ। अब विस्कोसिटी जो है, ठीक है, ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को मेजर करती है। ठीक है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के पास से गुजरेगा तो उनके दरमियान क्या होगी? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है बाय मेजरिंग विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, द वर्क इन अर्जेस रिक्वायर्ड टू बी डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। यानी सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए जितना वर्क रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, सरफेस एरिया बाय 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, उस वर्क को कहा जाता है सरफेस एनर्जी। ठीक है, सरफेस एनर्जी का देखिएगा फॉर्मूला क्या है? वर्क पर स्क्वायर सेंटीमीटर। और यहाँ पे इसके यूनिट फिर क्या होगा? इसका यूनिट होता है डाइंस पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैसेस डज नॉट ओबे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब जो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है ये ओनली अप्लाई होता है नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अमोनिया और HCl ये क्या है? ये रिएक्टिंग गैसेज हैं। अमोनिया और HCl आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? अमोनियम क्लोराइड। सो इस वजह से डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इन गैसेज पे अप्लाई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, एट व्हाट सेंटीग्रेड टेम्परेचर विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री डबल ऑफ इटसेल्फ। ठीक, यानी 0 डिग्री पे जो वॉल्यूम था वो किस टेम्परेचर पे जाके डबल हो जाएगा? ठीक है, व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अब ज़रा यहाँ देखिएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है चार्ल्स लॉ से। 0 डिग्री का मतलब क्या है? 0 डिग्री का मतलब है 273 केल्विन, और हमें मालूम है कि चार्ल्स लॉ केल्विन स्केल में एप्लीकेबल है। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि 0 डिग्री सी पर जो गैस का वॉल्यूम है वो क्या था? वो था V। ठीक है, तो हमने चेक करना है कि किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम डबल हो जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? V1 ओवर V2 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे आएगा V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। हमने सपोज किया है कि हमारे पास 0 डिग्री पर, 0 डिग्री यानी कि 273 केल्विन पर कितना वॉल्यूम है? वॉल्यूम हमने कहा है V है। तो किस टेम्परेचर पर वॉल्यूम डबल होगा? डबल का मतलब 2V हो जाएगा। तो यहाँ से हम T2 निकाल लेते हैं। ठीक है, T2 कैसे निकालेंगे ज़रा देखिएगा। 2V मल्टीप्लाई 273 डिवाइडेड बाई V कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर आएगा 546 केल्विन। अब क्वेश्चन था कि हमने बताना है कि सेंटीग्रेड टेम्परेचर कौन सा होगा कि जिस पे वॉल्यूम डबल होगा। तो 546 केल्विन को अगर हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो हमारे पास जो है आंसर क्या आता है? आंसर आता है 273 डिग्री। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस इन एन आइडियल गैस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स द गैस मॉलिक्यूल्स ट्रेवल।
अब गैस मॉलिक्यूल्स दो सक्सेसिव कोलिजन्स के दरमियान जो ट्रैवल करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। दिस इज पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बाय द आइडियल गैस लॉ द प्रेशर ऑफ 0.6 मोल अमोनिया गैस इन अ 3 लीटर वेसल एट 25 डिग्री। अब हमने क्या बताना है, यहाँ पे प्रेशर बताना है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाला। तो यहाँ से जब हम प्रेशर फाइंड करेंगे, वैल्यूज़ पुट करें, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4.89 ATM। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, द डेंसिटी ऑफ एयर इज 0.001293 ग्राम पर सेंटीमीटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर एट STP। तो हमने इसकी वेपर डेंसिटी बतानी है, ठीक है। अब ज़रा यहाँ देखिएगा कि STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है 22.4 लीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वॉल्यूम होगा फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अब जो डेंसिटी है, डेंसिटी कितनी है, 0.001293, ठीक है। तो डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों को यूज़ करके हम क्या पहले क्या निकालते हैं, मैस फाइंड कर लेते हैं। ज़रा देखिएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मैस बाय वॉल्यूम। यहाँ से मैस फाइंड करना हो तो क्या फॉर्मूला होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ज़रा देखिएगा, जब हम डेंसिटी को, और डेंसिटी कितनी थी 0.001293, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वॉल्यूम से 22.4 से, तो हमारे पास इसका मैस कितना आ जाएगा, मैस हमारे पास आ जाएगा 28.97। अब क्योंकि ये वॉल्यूम 1 मोल का है तो इसका मतलब है 1 मोल का मैस क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मैस, ठीक है। जब मॉलिक्यूलर मैस मालूम हो, ठीक है, मॉलिक्यूलर मैस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो इस फॉर्मूले से हम वेपर डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। वेपर डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, हम मॉलिक्यूलर मैस को 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब आप मॉलिक्यूलर मैस को 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, यहाँ पे क्या था मॉलिक्यूलर मैस 28.97, तो वेपर डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 14.48, ठीक है। ये जो है करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, एट अ सर्टेन प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस एट 27 डिग्रीज 20 लीटर, इफ़ द प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डबल्ड इट्स वॉल्यूम विल बी। अब ज़रा यहाँ देखिएगा, 27 डिग्री पर वॉल्यूम कितना है, 20 लीटर है। प्रेशर के इंक्रीज डबल करने से वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, ठीक है। और वॉल्यूम के, सॉरी, टेम्परेचर के डबल करने से वॉल्यूम क्या होता है, डबल होता है। तो हम प्रेशर भी डबल कर रहे हैं, टेम्परेचर भी डबल कर रहे हैं, तो दोनों के डबल करने से वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम 20 लीटर ही रहेगा, ठीक है। इसको ज़रा दोबारा सुन लें। क्वेश्चन था कि 20 लीटर वॉल्यूम है 27 डिग्री पर, हम प्रेशर डबल कर रहे हैं और टेम्परेचर भी डबल कर रहे हैं। प्रेशर डबल करने से वॉल्यूम हाफ हो जाता है, टेम्परेचर डबल करने से वॉल्यूम डबल हो जाता है। जब प्रेशर भी डबल कर रहे हैं, टेम्परेचर भी डबल कर रहे हैं, तो वॉल्यूम अनचेंज रहेगा। सो करेक्ट आंसर क्या है, 20 लीटर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 127 डिग्री इज। हमने आंसर बताना है किलो कैलोरीज में, और हमारे पास आर की वैल्यू 2 है, तो सिंपल फार्मूला है 3/2 nRT, ठीक है। 3/2 n की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 4 मोल्स हैं, आर की वैल्यू 2 है, टी कितना है 127 डिग्री, हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। 127 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करें तो 400 केल्विन बनते हैं। तो इसका आंसर निकालें तो आंसर आता है 4800, ठीक है। सो सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्वेश्चन देखें, द टेम्परेचर एट विच रियल गैसेज ओबे द आइडियल गैस लॉज ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, यानी वो टेम्परेचर के जिस पे आइडियल गैस लॉ को रियल गैस ओबे करती हैं ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, इसको कहा जाता है बॉयल्स टेम्परेचर। क्या कहा जाता है, बॉयल्स टेम्परेचर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, ठीक है, कि जिससे लो टेम्परेचर पे हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं, इससे अबव टेम्परेचर पे गैसेस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, विच कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट बॉयल लॉ। अब बॉयल्स लॉ के लिए अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ ड्रा करें तो हमारे पास कर्व आती है जिसे हम आइसोथर्म कहते हैं। अगर लॉग पी और लॉग वी के दरमियान हम ड्रा करें तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर हम प्रेशर
ऑन एक्स एक्सिस एंड पी वी ऑन वाई एक्सिस ड्रा करें तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि प्रेशर एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा सी ऑप्शन जो है इसमें प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन जो है ये क्या शो कर रहा है, ये परफेक्ट स्ट्रेट लाइन आ रही है जो कि इनवर्स रिलेशन शो कर रही है, ठीक है। तो ये सी जो है ये बॉयज़ लॉ से बिलोंग नहीं करता, ग्राफ ए बी और डी जो है ये करेक्ट हैं जबकि सी करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, एन आइडियल गैस और बीइंग काइनेटिक गैस इक्वेशन कैन बी लिक्विफाइड एट। अब आइडियल गैस है जो कि काइनेटिक गैस इक्वेशन को ओबे कर रही, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो हमने पढ़ा है कि गैसेस के दरमियान जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, तो वो कह रहे हैं कि इसको लिक्विफाई किया जा सकता है इफ़। तो अगर आइडियल गैस हो, ठीक है, और काइनेटिक इक्वेशन को ओबे कर रही हो तो इट कैन नॉट बी लिक्विफाई एट एनी वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ जरा देखिएगा कि आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन आइडियल गैस आर नेग्लिजिबल। In case of negligible intermolecular forces, the molecules will have free random motion which is possible in gaseous state. तो liquid state जो है there is restricted motion of molecules since the molecules are held by intermolecular forces in liquid state which restricts their freedom of motion, ठीक है। अब आइडियल गैस में क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होती हैं, गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम मूव करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से किसी भी प्रेशर और टेम्परेचर पे ऐसी गैस जो कि आइडियल है और काइनेटिक इक्वेशन को ओबे कर रही है उसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 37 देखें, इक्वल मैसेज ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन आर मिक्सड इन एन एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन इज। अब हमने बताना है कि हाइड्रोजन जो है उसका कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, और हमारे पास मीथेन और हाइड्रोजन दोनों का इक्वल मैस है, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो है मीथेन और हाइड्रोजन दोनों के 16 ग्राम है, ठीक है। अगर 16 ग्राम है तो हमारे पास हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, ये आएंगे 2/16, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/8, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, हाइड्रोजन के लिए आएगा 16/2, तो इसका आंसर आएगा 8, ठीक है। मीथेन के लिए भी हम सेम ही मैथ लें तो इसका कितना आएगा 16/16, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, 9 है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 9 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं हाइड्रोजन की, ठीक है। हाइड्रोजन की मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ज़रा देखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, वो तो थे 9, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने थे, वो थे 8, ठीक है। अब हमारे पास जो है जो पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करना चाहते हैं हम मिक्सचर ऑफ गैसेस में, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर। अब इसका मतलब है जो हाइड्रोजन की फ्रैक्शन होगी टोटल प्रेशर में वो किसके इक्वल आती है, वो इक्वल आती है 8/9 के, ठीक है। 8/9 पार्ट होगा हाइड्रोजन का, 1/9 पार्ट होगा मीथेन का, ठीक है। और टोटल जो है वो प्रेशर में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन फिर किसकी होगी, हाइड्रोजन की, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है वो 8/9 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास मीथेन और हाइड्रोजन दोनों का इक्वल मैस था और हमने बताना था कि टोटल प्रेशर में हाइड्रोजन का कितना। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, द रेशियो बिटवीन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट 50 केल्विन एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन एट 900 केल्विन इज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम रेशियो फाइंड करते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की हाइड्रोजन के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी, ठीक है। हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला होता है 3RT/m होल अंडर रूट, ठीक है, होल अंडर रूट। अब ज़रा देखिएगा हमारे पास ऊपर क्या आएगा, हम लिख लेते हैं यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फॉर, ज़रा देखिएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फॉर हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमारे पास इक्वल का साइन इधर आ जाएगा 3RT/m, हाइड्रोजन आएगा, टेम्परेचर भी हाइड्रोजन के लिए, और नीचे भी 3RT यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए, और नीचे भी क्या आएगा, ऑक्सीजन के लिए, और इसको हम होल अंडर रूट कर देते हैं, ठीक है।
अब ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, R भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब है हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास ये फैक्टर्स रह जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ ज़रा देखिएगा कि हम वैल्यूज़ जब पुट करेंगे, किसकी वैल्यू, सबसे पहले हाइड्रोजन के टेम्परेचर कितना है, 50 है। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, वो होता है 2। ठीक है, इसी तरह टेम्परेचर फॉर ऑक्सीजन कितना है, 800 है। ठीक है, इसका मोलर मास कितना होता है, मोलर मास होता है 32। ठीक हो गया। अब यहाँ ज़रा देखिए कि हम जब इसको डिवाइड करें तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो ये 32 क्या करेगा, ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा और 800 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम किस तरह लिखते हैं, ज़रा देखिएगा। इसको हम लिख लेते हैं 50 मल्टीप्लाई 32 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 800 होल अंडर रूट। अब ये देखें कि 50 को 32 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 1600। ठीक है, और 800 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इसका भी आंसर आता है 1600। तो जब कैंसिल होंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1। सो करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन। अब यहाँ ज़रा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज़ प्रेजेंट इन। हमारे पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, डिफरेंट वॉल्यूम है। तो हमने क्या करना है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। अब याद रखिएगा, जिसके नंबर ऑफ़ मोल ज़्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। तो हम बारी बारी सभी के फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स। ठीक है, अब हमें मालूम है कि गैस का 1 मोल हो तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर्स। अब हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, तो अगर हम 22.4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे। अब यहाँ देखिएगा कि हाइड्रोजन जो है 50 लीटर के नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं, 0.67। 5 लीटर नाइट्रोजन के कितने हैं, 0.22। 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के कितने हैं, 0.25। और नंबर ऑफ़ मोल्स इन 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के कितने हैं, 0.312। अब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ मोल्स किसके थे, 50 लीटर ऑफ हाइड्रोजन के। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इफ़ अ गैस एक्सपेंड्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट इंडिकेट्स दैट। अब गैस एक्सपेंड कर रही है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी। ठीक है, सो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इंक्रीजेज, ये रॉन्ग है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज करती है, वो ये भी रॉन्ग है। प्रेशर इंक्रीज होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर है तो प्रेशर जो है इंक्रीज नहीं करेगा। इसमें एक करेक्ट आंसर जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल रिमेन द सेम। ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश के एमसीक्यूज हैं, ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। इसमें ज़रा देखिएगा, व्हाट इज़ अ सिनोनिम ऑफ ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का क्या मतलब है, ब्राइट, शाइनिंग, ठीक है, इंटेंसली, मेकिंग ब्राइट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी ऑप्शन है, ब्राइट। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ जेनरस। जेनरस का क्या मतलब होता है, इट मीन्स विलिंग टू गिव और शेयर समथिंग। ठीक है, जबकि स्टिंगली जो है ये इसके ऑपोजिट है, इसका मतलब होता है अनविलिंग टू गिव और स्पेंड। सो ए ऑप्शन जो ये करेक्ट है। विच वर्ड इज अ सिनोनिम ऑफ विविड। ठीक है, विविड का मतलब होता है डिस्क्राइब समथिंग दैट इज ब्राइट, इंटेंस, फुल ऑफ लाइफ। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा लाइवली। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, व्हाट इज एंटोनिम फॉर हम्बल। हम्बल का मतलब क्या है, इट मीन्स हैविंग अ मॉडेस्ट और लो व्यू ऑफ वंस इम्पोर्टेंस। ठीक है, जबकि हम्बल जो है, हम्बल आजिज, जबकि इसका ऑपोजिट क्या होगा, एरोगेंट। ठीक है, एरोगेंट जो बहुत ही अग्रेसिव या ऑड बिहेवियर वाला हो उसे कहते हैं। सो ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। विच वर्ड इज सिनोनिम विद अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या है, प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है, मोस्ट या लार्ज क्वांटिटी। 46 देखिए, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ बेनोलेंट। ठीक है, तो बेनोलेंट का मतलब क्या है, मीन्स वेल बीइंग या फिर काइंडली। जबकि क्रूअल क्या होता है, जालिम, तो ये इसका एंटोनिम है, ऑपोजिट है। ठीक है, काइंड, जेनरस, ये सब क्या है, ये इसके सिनोनिम है, जबकि क्रूअल क्या है, इसका एंटोनिम। नेक्स्ट देखें, एसेंट्रिक जो है इसका सिनोनिम बताना। एसेंट्रिक का मतलब होता है रेफर्स टू अनकन्वेंशनल और स्लाइटली स्ट्रेंज बिहेवियर। ठीक है, स्ट्रेंज बिहेवियर, तो इसका जो सिनोनिम है वो क्या होगा, स्ट्रेंज। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ ओपैक। ओपैक का मतलब क्या होता है, जो अनक्लियर हो। ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट ना हो। तो इसका ऑपोजिट फिर क्या होगा, क्लियर। ठीक है,
49 देखिएगा, विच वर्ड इज सिनोनिम विद ऑब्सलीट। ऑब्सलीट जो है इसका मतलब क्या है, नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड और यूज्ड, ठीक है, जिसको मजीद जो है आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका सिनोनिम क्या होगा फिर, आउटडेटेड, यानी जो एक्सपायर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का एंटोनिम बताना है। परसिस्टेंट होता है जो कि कॉन्टीन्यूस हो, ठीक है, मुसलसल, लगातार। जबकि फ्लीटिंग जो है इसका मतलब है मीन्स लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो कि बहुत कम देर के लिए हो, कम अरसे के लिए हो, उसे क्या कहते हैं, फ्लीटिंग। जबकि परसिस्टेंट क्या है, कॉन्टीन्यूस। तो इसका करेक्ट आंसर फिर क्या होगा, सी ऑप्शन। अच्छा, ये जो टेस्ट था ये हमारा टेस्ट नंबर 5 था, ठीक है, जो कि गैसेस और लिक्विड के पोर्शन में से था, ठीक है। तो टेस्ट को अच्छे से तैयार किया करें, जो आपसे प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ शेयर किए जाते हैं उनको ज़रूर देखा करें, क्योंकि अगर आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गलतियाँ होती रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लेक्चर सुना करें, उसके साथ अपने नोट्स बनाएं, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें, ठीक है, और टेस्ट के बाद टेस्ट डिस्कशन ज़रूर सुना करें, क्योंकि टेस्ट डिस्कशन में भी बहुत से पॉइंट्स हैं ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए नए होते हैं, ठीक है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।